complexity is how much time it takes to run the algorithm. तो ये सबसे मतलब important पैरामीटर है, because आजकल की रिसर्च में हमारे पास there are millions of algorithms for the subject I am taking like networking और digital communication. तो सबसे पहले मैं ना एक एल्गोरिथम की कॉस्ट और टाइम यूनिट कैलकुलेट करता हूँ कि आया ये एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं, और ये टाइमली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सकता है या नहीं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पेस कंप्लेक्सिटी. अब स्पेस कंप्लेक्सिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम टू रन द कंप्लीशन. सो इट कुड बी द हार्ड स्पेस मेमोरी like the sector's memory on your hard disk, or could be the volatile memory that is being used by the RAM or the graphics. The most often encountered cause is memory leaks. The amount of memory required larger than the memory available given system. So basically this is basic one of the concerns कि हम एक चीज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं on the computer और हमारे पास उतनी मेमोरी स्पेस मौजूद नहीं है. तो सिमिलरली द केस विद द एल्गोरिथम्स कि हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर दिया और हमने अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट में भी लिख दिया कि हमने जी आई कोर 3 HD 500 GB और ये सिस्टम इस्तेमाल किया, जबकि मैं उस एल्गोरिथम को रन करता हूँ तो वो सुपर कंप्यूटर में भी रन नहीं हो रहा. सो दिस इज अ मेमोरी लीक. हमने इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है. वी हैव टू सी हाउ मच टाइम आवर एल्गोरिथम टेक्स. हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो वी कैन सी द टाइम दैट इज बीन काउंटिंग इन द सिमुलेटर. हम सिमुलेटर पे भी डिस्क्रीट टाइम इवेंट्स पे का टाइम को मेजर कर सकते हैं, और जब हम इसको रिव्यू के लिए भेजते हैं तो सर्वर पे भी हम इसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं. Some algorithms may be more efficient if data completely loaded into the memory. ठीक है. Need to look also at system limitations. ठीक है. System limitations में आप बेसिकली क्या देखते हैं कि आपका प्रोसेसर सपोर्टिव है, आपकी विंडोज सपोर्टिव है, ठीक है. इसके अलावा आपकी रैम सपोर्टिव है, आपके पास हार्ड डिस्क उतनी मौजूद है नहीं. सो एग्जाम्पल इज classify 2 GB of text in various categories. Can I afford to load the entire collection? So बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी हम एल्गोरिथम ऐसे लिखते हैं कि जो कि इनपुट वैल्यूज ले रहे होते हैं डेटा की, और डेटा कुड बी ऑफ एनीथिंग. इट कुड बी एन एक्सेल फाइल, इट कुड बी जेपीजी इमेज, इट कुड बी पीएनपी इमेज, इट कुड बी ईपीएस इमेजेस और एनीथिंग. सो if a file is of 2 GB, we have to see that our system is able to cope up with all the data or not. So this is one of the requirement prerequisites कि हमने ये ऐसे कि जैसे हम गेमिंग की सीडी खरीदें और ठीक है, हम सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं कि आया हमारे पास जो सिस्टम है वो इस गेम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. आजकल तो वी कैन डाउनलोड द गेम्स ऑन योर मोबाइल फोन्स, लेकिन कुछ अर्सा पहले वी हैव टू हैव सर्टन चेक्स कि हमारे पास जो लैपटॉप है या जो पीसी पड़ा हुआ है घर पे वो सपोर्ट कर रहा है गेमिंग को या नहीं. So there are two parts, fixed and variable part for space complexity. The size required to store certain data variables that is independent of the size of the problem. ठीक है. Example name of the data collection. अब name of the data collection एक ऐसा वेरिएबल है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऑन द मेमोरी. इसी तरह हमारे पास वेरिएबल पार्ट है, स्पेस नीड बाय वेरिएबल, सो साइज इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ प्रॉब्लम. अब हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस डेटा में जो कि चेंज हो सकते हैं विद टाइम, ठीक है. जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और बाद में कहा कि इफ वी हैव 5n square plus 2n plus 1, so this is a quadratic equation showing that an n polynomial is 2. So later on if we increase the value of n, so variable n is increasing, it means that now the size of the iterations plus the cost plus the time is increasing one by one. So this is the variable part of space complexity जो कि अफेक्ट डालता है फ्यूचर मेमोरी पे. Time complexity. So we are done with space complexity. Time complexity. One more important than often more important than space complexity is time complexity. Space available tends to be larger and larger. Time is still a problem for us, right? हम कहते हैं कि हमारे पास we got now we've got 1 TB, 2 TBs, even the USBs, they are like coming of 64 GB and 100 GBs. So we have actually addressed the problem of space,
बट टाइम इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट? सो ऐसा हो सकता है कि मुझे पता है कि सामान एक स्टोर पे खत्म नहीं होगा, राइट? तो मैं क्यू में वेट कर लूंगा, कुछ बंदे कर लेते हैं, कुछ बंदे नहीं करना पसंद करते हैं। तो टाइम इज स्टिल अ प्रॉब्लम कि हमें वेटिंग नहीं पसंद, ठीक है? हमें पता है कि सामान भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें क्यू में लगना है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास मल्टीपल क्यूज हो। आई गो टू अ शॉपिंग मॉल, मैं आई डोंट वेस्ट टाइम, आई पे एट द काउंटर एंड आई लीव, ठीक है? तो इस तरह वी कैन कम अप विद सॉल्यूशंस फॉर टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो 3-4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर ऑन द मार्केट आज अवेलेबल है, ठीक है? यू कैन सी इन योर पीसी यू गॉट आई कोर 7 with NVIDIA G4 GTX cards, NY Sleek सीरीज आ चुकी है हमारे पास, ठीक है? वी गॉट 10th जनरेशन प्रोसेसर राइट नाउ with Intel Uke and Lenovo and every possible latest technology that is even available. So researchers estimate the computation of various transformations for a single DNA chain for one single DNA chain for one single protein, or 1 terahertz computer would take about 1 year to run the completion. So you see that there are still complex problems. मैं आपको एक प्रॉब्लम की एग्जांपल देता हूँ. You have heard of a word of machine learning. So what I was trying to do in my research project, मैं जो ये मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है? सिंपल से एक प्रॉब्लम है कि हम मोबाइल फोन्स को जब एक एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जाते हैं, तो ये मोबाइल फोन एसोसिएशन डिसीजन खुद लेता है। मतलब ये इसको पता है कि जिस वाईफाई का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और उसका पासवर्ड उसके अंदर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही होता है कि हम एक अपने घर से निकले हैं, ठीक है? और सपोज हमारे पास वहाँ पे 2 वाईफाई एपीज लगे हैं, तो हम जो ही दूसरे रूम पे जाएंगे जिसके सिग्नल ज़्यादा आ रहे होंगे, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट के मैं ये चाह रहा था कि ये डिसीजन जो है एसोसिएशन का, ये मोबाइल फ़ोन ना ले, ये एक्सेस पॉइंट खुद ले ले। एक्सेस पॉइंट को मैं एपी कहता हूँ, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म फॉर एक्सेस पॉइंट। तो उसके लिए आई हैड टू हैव मशीन लर्निंग टेक्निक्स इन एपी, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल एपीज हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द आरएसएसआई वैल्यू, मतलब जो रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, ऑन बेस ऑफ दैट वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब मैंने उसको अंदर मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले मैंने उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, फिर उसको सिमुलेशन में रन करना है, फिर उसका एमुलेटर बनाना है, उसके बाद उसको मैंने टेस्ट बेड पे लेके जाना है। सो दिस इज द स्टेजेस। तो जब मैं उसका सिमुलेशन कर रहा था यूजिंग NS3 नेटवर्क सिमुलेटर 3, एक सिमुलेटर है जो कि बेस्ड ऑन द सेम डेव सी सिंटैक्स है, C++, but that's a very high level programming stability. I hope that you people will have hands on in your final year projects or in masters or PhD, because that is a very real time simulator. A real time simulator is one that is very close to the discrete time events. So जब मैंने मशीन लर्निंग टेक्निक्स उसके अंदर डालने की कोशिश की इन द एपी, रिगार्डलेस के मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज यूजिंग पाइपलाइन प्रोसेसिंग, it took 2 weeks to show the first simulation result. So depending upon high performance computing even, हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स डेटा आ चुका है, इतनी मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं कि टाइम स्टिल मैटर्स, कि हमें 2 वीक्स इंतजार करना पड़ा। और कई बार ऐसा होता था कि व्हेन जब वहाँ पे मतलब बिजली इतनी जाती, लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा हुआ कि बाय मिस्टेक द पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द लैब ही शट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द लैब, और वो तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था उस मशीन लर्निंग टेक्निक को चलते हुए, और वो दोबारा से मुझे स्टार्ट करनी पड़ी। तो बिजली का भी एक मसला था जो कि हमने बाद में सॉर्ट आउट किया विद द परमिशन ऑफ द लैब हेड्स कि इसको चलता रहने दें, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो टाइम स्टिल मैटर्स, बिकॉज 2 वीक्स, अगर 2 वीक्स के बाद भी आपका रिजल्ट आया तो यू स्टिल हैव टू वेट 2 मोर वीक्स। और इस तरह करते करते आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, यू डोंट वर्क ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन द पीपल who are really determined to stick to that, even if there is time complexity, तो हम we can achieve our goals, ठीक है? Algorithm running time is an important issue. So मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि in some of my papers this was a concern of the reviewers कि आपका जो एल्गोरिथम है वो प्रॉपर रन
उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो दैट इज बिलो द कांस्टेंट वैल्यू और नॉट। सो आई हैव टू गिव अ प्रूफ। मैंने सोर्स कोड फाइल्स देनी पड़ी उनको, ठीक है, कि आप ये खुद रन करके चेक कर लें और देखें कि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसमें और इसको कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अब हमें पता है कि हमारा एक एल्गोरिदम है दैट इज टेकिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, उसमें स्पेस तो ज्यादा आ गया, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस ज्यादा स्पेस को तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, लेकिन मैं टाइम को भी कम से कम यूज करूं। तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ। मतलब ट्रेड ऑफ का मतलब है कि मैं टाइम और स्पेस को थ्रेशोल्ड वैल्यूज के दरमियान में रखूं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेटवर्किंग में थ्रूपुट और टाइम का ट्रेड ऑफ हो सकता है। तो ट्रेड ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने दोनों चीजों को अपने लिमिट्स में रखना है। Each of our algorithms involves a particular data structure. Accordingly, we may not always be able to use the most efficient algorithm since the choice of data structure depends upon many things, right? हमें पता है कि there are number of data structures, binary search tree से hash algorithm इस्तेमाल कर रहे हैं. So depending upon the application type, you can differ the data types, you can differ the data structures, or depending on the data structure from linear search to exponential search to binary search, हमारे पास टाइम और स्पेस वेरी कर सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ डेटा। सो since the choice of data structure depends on many things such as type of data, frequency in which various data operations are applied. अब सब एप्लीकेशंस ये होती हैं कि हम डेटा सेंटर में बैठे हुए हैं और हमारे पास जो डेटा ऑपरेशन है दे आर मतलब न्यूमरस, वी कैन नॉट काउंट देम। और कुछ ऐसी ऑपरेशन है जैसे कि हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हमारे पास एक बच्चा अपना डीएमसी लेके आता है या कोई बच्चा समझ नहीं आता है, तो दैट इज लाइक वेरी often, but depending upon which scenario we are, the frequency of the data input also matters. Sometimes the choice of data structure involves a time space trade-off. That is by increasing the amount of space for storing the data, one may be able to reduce the time. जैसे कि मैंने आपको बताया कि if the space is increased, we can reduce the time, or if the time is increased, we can reduce the space. So we have to have a trade-off so that our algorithm works efficiently. Measuring efficiency. The ways of measuring efficiency, हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी एफिशिएंसी को एल्गोरिथम की। वी रन द प्रोग्राम एंड सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो एक तो बात ये कि वी हैव अ सिमुलेटर, रियल टाइम सिमुलेटर, वी आर रनिंग अ प्रोग्राम विद ऑल द वेरिएबल्स एंड डेटा, एंड देन वी सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स, देन वी रन द प्रोग्राम एंड सी हाउ मच मेमोरी इट यूजेस। सो there are like two types of constants that have been developed in programming. One is user type, कि हमने कितने अमाउंट ऑफ डेटा को डील करना है, एंड वन इज सिस्टम टाइम। अब सिस्टम टाइम कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास क्या आता है, मेमोरी। मतलब somebody of you like they are geeks, they like to have hands on technology, जो कि टेक्नोलॉजी भी काम कर रहे हैं। यू सी के जब आप टास्क बार लेके आते हैं, आर्ट CTRL और डिलीट दबाते हैं, तो आपके पास एक विंडो शो करती है जिसको यू कैन एंड द टास्क, यू कैन सी द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन प्रोग्राम्स रनिंग। सो अगर मैं CTRL Alt और सपोज मैं डिलीट दबाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आई गेट अ टास्क बार। लेट मी डू दैट। सो एवरीबडी कैन सी द टास्क बार, राइट? ये टास्क बार है जहाँ पे यू कैन सी द मेमोरी यूटिलाइजेशन, the CPU utilization, the memory is the RAM, and the disk utilization is the hard disk, and the networking space is what network I connect to and what type of services I'm using, right? I was using Teams, so it's using 0%. So these are the geeks installments जो हमें constants हैं एक memory या किसी algorithm को run करने के लिए। We have to have a threshold on these, ठीक है? स्लाइड्स हो रही हैं सर स्लाइड तो शो नहीं हो रही। स्लाइड हो रही हैं शो तो हो रही, हो रही है सर। वही वाली शो हो रही है ना, मायरिंग एफिशिएंसी वाली। ठीक है, मेजरिंग एफिशिएंसी शो हो रही है। आप में से किसी ने आज तक टास्क बार को यूज किया, ये बताओ मुझे। नहीं सर।
टास्क बार ऐसे है ना कि जब आपका कोई कंप्यूटर हैंग हो गया है तो आपने CTRL Alt डिलीट दबाया और उस प्रोग्राम को एंड करने की कोशिश की हो, कभी किया ये? जी सर किया हुआ है, कंट्रोल ऑल डिलीट से सर। Yes, हाँ हाँ। sir. तो जब कंट्रोल Alt डिलीट दबाते हैं तो आपके पास मेमोरी, CPU और हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, so there are a lot of variables to Yes, sir. control. we can control the amount of input data। अगर हमने अपने एल्गोरिथम का एफिशिएंट बनाना है तो हमने अपने इनपुट डेटा को, जो डेटा सेट होता है, हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा डेटा है जो कि यूज नहीं होगा उसको हम डिलीट करवा सकते हैं। हमारे पास हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब हमारे पास ऐसा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें कंप्यूटिंग, जैसे कि एज नोड्स है हमारे पास, एज कंप्यूटिंग कहते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज द लैंग्वेज कंपाइलर? जो कंपाइलर है वो इतना एफिशिएंट इनफ है कि दैट इज कंपाइल्ड इजीली ऑन योर कंप्यूटर। Just because one program is faster than other right now means it will always be faster. It doesn't mean that, क्योंकि with the time the variables change in a program, और क्या पता है प्रोग्राम जो अभी फास्टर है बाद में आके स्लो हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी कॉन्स्टेंट्स। तो हमने सारी कॉन्स्टेंट्स को मद्देनजर रखना है, ठीक है। सो वी वांट टू अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, कि हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके बरअक्स हम एक ऐसा एफिशिएंट एल्गोरिथम बना सकें। So we use an abstract machine that uses steps of time and units of memory instead of seconds or bytes. So we measure the efficiency using the steps of time and units of memory instead of seconds or bytes. So we are not using the frequency of the CPU cycles. We are using the steps of memory, right? Steps of time and units of memory right now. So each elementary operation takes one step, and मतलब कि हमारे पास कोई भी लूप है या कोई प्रोग्रामिंग फंक्शन है, दैट विल टेक वन स्टेप। आइट्रेशन को कहते हैं एक स्टेप। One iteration is equal to one step, ठीक है। Two iterations is equal to two steps. So each elementary instance occupies one unit of memory. Suppose I've got a analysis of time complexity. Example of constant time is we have int c that is declared as 1 plus 1. Sorry, a plus b. So this means 1 plus 1 is equal to 2 unit of time, and we have to return that value of c that is 1 unit of time. So we have 3 units of time. The total cost is 3 unit of time. It means constant unit of time, right? So we can measure the efficiency of the algorithm using the number of steps that are followed in a program. This is a very basic example. So running time, अब हमारे पास रनिंग टाइम में किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए क्या चीजें हो सकती है। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया गया, ठीक है। या तो हम उसका वर्स्ट केस निकाल लें कि उसने सबसे ज्यादा टाइम जितना लगाया है, ठीक है, या हम उसका बेस्ट केस निकालें जो कि मिनिमम उसने एक टास्क कितने अरसे में कंप्लीट किया। सो दिस इज प्रायर टू रनिंग एन एल्गोरिथम। सो अभी हमने उसको रन नहीं किया, ठीक है। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ एल्गोरिथम वी आर जस्ट कंसीडरिंग 3 केसेस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। सो देयर आर 3 केसेस। वन इज द वर्स्ट केस, उसने सबसे ज्यादा टाइम कितना ले लिया, सबसे कम टाइम कब लिया, और एवरेज केस क्या था उसका। तो सीइंग द एवरेज केस वी कैन हैव अ गॉसियन कर्व कि हम उसको कितना वेरिएंस पे शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। दिस इज आल्सो नोन एज टॉलरेंस। A simple example here is, suppose I have an array of n integers and output sum of all arrays in an array. So we are outputting the number of integers in an array. We've got a simple int a and an integer n, and we start a for loop for s is equal to 0 when n I is less than n, right, and I plus plus. So we have to return the values of each and every value in an array by a sequential order, right? So how should we analyze this? कि एक for loop है हमारे पास जहाँ पे हमने सिंपल एक array को डिक्लेयर किया, हम सब array की वैल्यूज को आउटपुट करवा रहे हैं। तो how can we analyze this? Simple example is analysis of sum. Analysis of sum. Describe the size of input in terms of one or more parameters, ठीक है। Input to sum is an array of n ints, so size is n. So we are using an n maximum value, ठीक है, for an for loop. As you can see here, this is the maximum declared value. So we can see that n time run होगा तो we'll choose one value for n, right? Secondly, then count how many steps are used for an
A step is an elementary operation such as, अब स्टेप क्या हो सकता है कि उसको कितनी बार उसको सम किया है, कितनी बार उसका रिजल्ट रिटर्न किया है, कितनी बार आइटरेशन हुई है। तो दिस इज द सेकंड वे ऑफ काउंटिंग इट। तो एनालिसिस हम कैसे करेंगे सम का, वो हम ऐसे करेंगे, देखो कि जब हमने इंटीजर s इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया, दिस वाज वन स्टेप, राइट। द सेकंड स्टेप वाज दिस int I इक्वल टू 0, राइट। अब ये वो स्टेप्स है जो एक बार एग्जीक्यूट होंगे। सिमिलरली रिटर्न s, ठीक है। अब ये एक बार हुआ, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जैसे कि 3 4 5 6 7, 3 दैट इज आइट्रेशन, 4 इज कॉन्टिन्यूस ऐड होगा इंक्रीमेंट 1, 5 s इज इक्वल टू s प्लस, ये भी इस लूप में चलेगा, प्लस भी तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू अचीव नहीं होती है, ठीक है। तो वी कैन सम द एनालिसिस लाइक 5n, that is the sum analysis plus 3. The 3 are usually iterated once, and once per iteration for each loop and iteration. So for sum analysis we can sum up the for loop by using a simple formula, that is 5n plus 3. The complexity of the function algorithm is function is equal to 5n plus 3. So we can measure the efficiency of algorithm by using a simple formula 5n plus 3, but n is a variable because we have declared it as a variable and we can change its value anytime along the program or afterwards. We'll see how. How 5n plus 3 grow. तो हमारे पास एक फंक्शन आया था एक एल्गोरिथम का, that was 5n plus 3. Is that if I increase the value of n to 10, we get 53 steps by putting that into the formula. If I have n value 100, we get 503 steps. So depending upon the value of n, our algorithm grows. हमारे पास जो steps है वो increase कर जाते हैं. So as n grows, the number of steps grow in linear proportion for n for this sum function. So there are different sum functions for different algorithms, and depending upon the number of the variables used, हमें अपने algorithm की efficiency पता चल सकती है. So what thing dominates? Dominates का मतलब है कि क्या चीज किसी पे असरअंदाज हो सकती है या गालिब हो सकती है. तो what about the 5 in 5n plus 3? What about the plus 3? So as n gets larger, हमारे पास जो प्लस 3 का पोर्शन है वो इनसिग्निफिकेंट रह जाता है, मतलब दैट इज वेरी स्मॉल. अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 100 ले लेता हूँ तो प्लस 3 मीन्स नथिंग, ठीक है. हम प्लस 3 ऐड करें या ना करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी में इतना फर्क नहीं पड़ता. 5 is inaccurate as different operations require varying amount of time. So this is just an example. 5 could be any constant value or value that is associated with the number of variables. So asymptotic complexity, हम एक simple example के बाद how we can vary in general, ये asymptotic complexity होती है कि how we can measure the efficiency of algorithm in general by using asymptotic notations. So I'll come to these asymptotic notations one by one. The asymptotic analysis of an algorithm refers to defining a mathematical foundation of its runtime performance. Runtime performance ये है कि now I'm running the algorithm and I see the analysis and I see the efficiency of algorithm. Using asymptotic analysis, we can very well conclude the best case, average case, and worst case scenario. So I've told you कि best case scenario क्या है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम टाइम में अपना रिजल्ट शो कर रहा है. बेस्ट केस दैट इज नोन एज ओमेगा नोटेशन, ठीक है. मैं आपको बताऊंगा ओमेगा नोटेशन क्या होती है. एवरेज केस दैट इज द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज थीटा नोटेशन, ठीक है. सर ये आपने बेस्ट केस को क्या नाम दिया सर? सॉरी, इसका नाम है ओमेगा, बेस्ट ओमेगा नोटेशन. अब ओके ये सर. बात, हाँ थ्योरी में तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो सिर्फ गपशप है ना, लेकिन 3 चीजें आपने हमेशा याद करनी है. और आपको ये जो अकेडेमिया में रहेंगे या जो फील्ड में जाएंगे ना या जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे, 3 चीजें हमेशा याद रखना. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में जो मैं बार बार यूज करूंगा, बिग ओ नोटेशन, ठीक है. बिग ओ नोटेशन का मतलब है वर्स्ट केस, बिग ओ. आगे भी आएगा, स्लाइड में चले.
then is the average case, that is theta notation. Best case notation is big omega notation, ठीक है। तो स्टार्ट विद बिग ओ नोटेशन। मैंने आपको बताया कि बिग ओ नोटेशन इज व्हाट, दिस इज द वर्स्ट केस कि एक एल्गोरिदम या एक फंक्शन है जो कि दैट डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। मतलब इसका अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड, आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होगा कि अ फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली मेजर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर बाउंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द अपर बाउंड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि जो टोटल बैंडविड्थ है ना फिलहाल जिसमें से डेटा पास हो सकता है सर्टेन टाइम, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो अपर कट फ्रीक्वेंसी में से हम लोअर कट फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं तो हमारे पास बैंडविड्थ आती है। इसी तरह जो अपर बाउंड है एक एल्गोरिथम का, दैट इज बिग ओ नोटेशन, दैट इज द वर्स्ट केस। ये चीजें याद कर लेनी है आपने, दैट इज एसोसिएटेड कि बिग ओ नोटेशन का मतलब है वर्स्ट केस, कि एक फंक्शन एल्गोरिथम का जो हमने डिक्लेयर किया है वो मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द स्लाइड्स कि हम मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये एक स्लाइड है, आई विल शो यू मैथमेटिकली हाउ आई विल गो थ्रू दीज 3 algorithms, right? Let me go through what? Let me go through. बात कर रही है। सबको विजिबल स्क्रीन? सर कंपेयरिंग फंक्शन वाली साइड। ये नजर आ रहा है, पेंट नजर आ रहा है? कंपेयरिंग फंक्शन वाली स्लाइड सर है अभी सर। यस सर, कंपेयरिंग फंक्शन कंपेयरिंग फंक्शन स्लाइड्स हो गई सर। अब होगी सर, ग्राफ वाली सर। यस सर, अब नहीं समझ लो। सर अब हो रही है बिग ओ नोटेशन। समझ लो। सो आपको नजर आ रहा है पेंट, राइट? ठीक है। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू द 3 फंक्शंस जो कि अगली स्लाइड्स में हमारे पास मौजूद थे इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है। आप बाद में स्लाइड्स भी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या कह रहा हूँ। सो सपोज मेरे पास सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूं फ्रॉम, हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसकी एफिशिएंसी मैंने मेजर करनी है, ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी मैं मेजर कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने कैसे मेजर किए थे, n, ठीक है। इसी तरीके से आई फाइंड द नंबर ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारे पास एक 2 वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ इनपुट्स और टाइम, ठीक है। और आई स्टार्ट विद द वर्स्ट केस। सपोज मेरे पास एक ग्राफ है function of fn that is something like this. So this is what f of n, right? जिसको नजर ना आ रहा हूं निपटा सकता हूं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि दिस फंक्शन डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन अपर बाउंड, ठीक है। तो मैं बार बार आपको इसको अपर बाउंड से जाहिर करवा रहा हूं कि व्हाट इज एन बिगर नोटेशन, दैट इज एन अपर बाउंड। कि एक ये फंक्शन है कि आफ्टर सर्टेन वैल्यूज ऑफ n ये एक अपर बाउंड को एक्सीड ना कर पाए, ठीक है। सो आई थिंक दैट कुड बी एन लाइक दिस, जिसको मैं कहूंगा ओ जी ऑफ n, राइट। सॉरी, अपर बाउंड क्या होता है? समझ नहीं आई, कैसे बताएं?
यार अपर बाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास दो लिमिटेशंस है, ठीक है। मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपके नंबर या तो 50 होंगे, ठीक है, या मिनिमम 20 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके नंबर 50 से एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है, आउट ऑफ 50 आ सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, वो 20 से 19 नहीं हो सकते। और अपर बाउंड का मतलब है कि वो ये जो फंक्शन है मेरे पास ओरिजिनल, जो मेरे पास एफिशिएंसी का फंक्शन जो कि मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो कि 5n+3 आया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास क्या लूप था, ये फंक्शन एक अपर बाउंड को एक्सीड ना करे। अपर बाउंड का मतलब ये है कि मैक्सिमम एक एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा अपना रिजल्ट शो करने के लिए, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं किसकी, एल्गोरिथम्स की। बात समझेगी अब? ओके। हाँ जी। तो हम सिंपली बिग ओ नोटेशन को ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू ओ g of n, right? This is the mathematical term to write the big O notation, but we know that f of n is less than equal to c g of n, right? अब what is c? मैं आपको बताता हूँ what is c. c is usually something that is greater than 0, right? Because हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन है g of n, ये c g of n जिसको मैंने लिखा है ओमेगा को निकाल के विद द कांस्टेंट वेरिएबल c, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारा जो ये फंक्शन है ये कभी भी g of n को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज एन अपर बाउंड। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूं कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। c ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास ये टर्म सेटिस्फाई होगी, ठीक है। कि मैं इसको किसी ऐसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहां पे आई डिक्लेयर कि आफ्टर दिस n वैल्यू, ये नंबर ऑफ इनपुट्स है ना, तो स्टार्ट की वैल्यूज में आप देख सकते हो कि ये ग्राफ आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस वैल्यू कैन बी n इज इक्वल टू n नॉट। आफ्टर दिस n इज इक्वल टू n नॉट वैल्यू हमारे पास CGN का जो ग्राफ है दैट इज एक्सीडिंग इट्स ओरिजिनल ग्राफ। सो आई कैन सी हियर दैट n नॉट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो n नॉट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑलवेज, इट कैन नॉट बी 0। यहाँ के केस में इट कुड बी 5, इट कुड बी 6, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर द केस इज, राइट। सो यू कैन सी द नोटपैड, राइट। सबको नोटपैड नजर आ रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, मेरे पास एक मैथमेटिकल एग्जांपल मतलब कि कोड करता हूं मैं। मेरे पास 2n² एक मैथमेटिकल fn फंक्शन है, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट्स में लिख रहा, आपने समझ जाना खुद ही, क्योंकि मैं इसको अभी अपर केस में नहीं लेके आ रहा, ठीक है। तो इफ हाउ वी कैन, you also know that fn is equal to cg of n, ठीक है। तो fn is equal to 2n² plus n and that is usually less than equal to, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो सकती है, कांस्टेंट, जिससे वैल्यू सेटिस्फाई, हमें पता है यहाँ पे 2 है एंड दैट इज 1, ठीक है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कुड बी 3, ठीक है। कि मैं c को ऐसे चूज करूं डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्लोजेस्ट मैच भी आए और क्लोजेस्ट हाईएस्ट वैल्यू भी आए। तो सीइंग द फंक्शन आई कैन चूज द वैल्यू ऑफ cgn3, और हमें यहाँ पे पता है कि अब gn की वैल्यू यहाँ पे n हो सकती है, n स्क्वायर हो सकती है, सॉरी नोटपैड नहीं नजर आ रहा, पैंट आ रहा है। नोटपैड नहीं नजर आ रहा। ना सर। नो सर, वही पुरानी वाली स्लाइड नजर आ रही है। ठीक।
आप देख सकते हैं। जी सर। यस सर। सो सपोज हमारे पास Yes, एक sir. f का फंक्शन है दैट इज 2n स्क्वायर प्लस n, मैंने आपको ये बताया अभी, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये मैंने एक हमारे पास अभी हमने डिक्लेयर किया fn इज इक्वल टू cgn, ठीक है, फॉर द ओ नोटेशन या अपर बाउंड या वर्स्ट केस के लिए, ठीक है। सो आई एम आल्सो यूजिंग बिग ओ नोटेशन फॉर फर्स्ट केस। सो सिमिलरली मैंने c की वैल्यू चूज की बाय यूजिंग ऑल द कांस्टेंट टर्म्स हियर, दैट वाज 3। तो मिनिमम 3 कुड बी द वैल्यू ऑफ c के जो हम वर्स्ट केस में ले सकते हैं। और हम n की वैल्यू क्या ले चूज कर सकते हैं, n या n स्क्वायर में से। इट कुड बी n या n स्क्वायर, मतलब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, obviously n square. So this is the value of cgn. So if I want to solve this, I'll take 2 and 2 by there. I get n is less than equal to n square. Dividing both sides by n, I get 1 less than equal to n. So for this condition, n satisfy the condition that n is greater than equal to 1. Similarly, ये ऐसा केस है कि now this function will never exceed this value. इसको हम अगर हम मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे we can put the values, आप n की वैल्यू for small values of n, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, below this values the function can coincide, but after this value the function could be greater. Suppose अगर if I put 5, तो 5 square is 25 into 250 plus 5, we get 55, that is less than equal to n square is 25 into 3, that is 75. So we can always come to a closer value कि जो this f of n की फंक्शन है that will never exceed this value. तो हमने एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर ली है फ्रॉम दिस केस। एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ कि सपोज आपका मैंने एक बुक दी है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आप इसमें से डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर निकालें, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का। तो आप में से जिन बंदों ने पहली बार बुक खोली और पहले पेज पे डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम आ गया, तो इसका मतलब है ये बेस्ट केस था, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने पूरी बुक को छान मारा और डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो आखिरी पेज पे आया, तो दिस इज द वर्स्ट केस कि आपका एल्गोरिथम इतना टाइम लिया रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। सिमिलरली अगर आपका जो टॉपिक है वो मतलब मिड में आ गया, मतलब अगर 50 पेजेस की बुक है, 25 पेजेस के बाद आपका टॉपिक है 26 पेजेस के बाद आ गया, दैट इज द एवरेज केस, ठीक है। सो सिमिलरली हम ओमेगा इटरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, यू कैन सी द बिग ओ नोटेशन, मैंने कोई एग्जांपल दी है, यू कैन यूज एनी एग्जांपल यू वांट टू, ठीक है। आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ठीक है सबको? स्लाइड्स नजर आ रही है? आ गई आ गई। Yes, यस sir. सर आ गई। Used in computer science to describe the performance complexity of an algorithm, especially describe the worst case scenario, and can be used to describe the execution time, कि कितना टाइम लगता है एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। And it characterizes function according to their growth rates. Different function with same growth rate may be represented using the same O notation. तो मैंने आपको O notation के बारे में बताया कि how can it be replaced by the C function. Similarly, the omega notation, तो notation omega n is the formal way to express the lower bound. अब lower bound को चेक करने के लिए या best case को चेक करने के लिए भी है omega notation. So similarly, I have a graph like this, और मेरे पास एक ग्राफ होता है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट एफ ऑफ एन, जो कि मैंने एग्जीक्यूशन टाइम से निकाला, और मेरे पास दूसरा ग्राफ ये बनता है सी जी ऑफ एन। अब मतलब ये है कि इन ओमेगा नोटेशन दिस एफ ऑफ एन में नॉट बी बिलो दिस वैल्यू। मैंने आपको 20 और 50 की एग्जांपल दी थी। अपर केस में 50 से एक्सीड नहीं कर सकता मैं, और लोअर केस में 20 से नीचे नहीं आ सकता। तो मेरा जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट केस में अगर 3 सेकंड्स में हो रहा है ना, ये इसका बेस्ट केस है, तो इसका मतलब वो 2 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो 3 सेकंड उसका बेस्ट वैल्यू है। जैसे कि यूसेन बोल्ट ने अगर 11.2 समथिंग सेकंड्स में 100 मीटर स्प्रिंटर लगाया, तो उसका वो बेस्ट केस था, ठीक है।
उससे वो नीचे रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करे लेकिन उसने तोड़ा नहीं है। तो इसी तरह मेरी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है दैट कुड बी जज बेस्ट बाय द ओमेगा रोटेशन, दैट इज द बेस्ट केस। हो गया। सर आपका माइक बंद है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सर आ रही। So similarly, I took example of omega rotation. हमारे पास 2n square plus n की वैल्यू है। Similarly, I choose C3 that is the very closest case कि हमने कैसे, लेकिन यहाँ पे 3 चूज नहीं कर सकता मैं। मुझे पता है कि CGN की वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, n square that is the greatest of n और n square। अब यहाँ पे मैंने जो क्लोजेस्ट वैल्यू है जो कि इस फंक्शन को नल और वॉइड करेगी, दैट कुड बी 2। सो आई कैन पुट एंड सी द वैल्यूज ऑफ n, हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सो दिस कुड बी दिस वुड बी द 50th वैल्यू। सिमिलरली वी कैन जस्ट चूज द बेस्ट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज। हम देख सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है और मिनिमम कितना टाइम ले सकता है। सो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास आता है द थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन इज द एवरेज वैल्यू। ये जो हमारा एफ ऑफ एन है वो सीजी शीट टू, सॉरी क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं आवाज कट रही सर है। उनका नेट पर है, उनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैं तो मेरे चक्कर मेरे जो सिग्नल्स हैं यू कैन सी कनेक्टेड एंड सिक्योर्ड फुल है, ठीक है। सर यूनिवर्सिटी का नेट है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना सर, वो तेज तेज बोलते हैं जिसकी वजह से आवाज कट जाती अच्छा, तेज बोलने से आवाज कट रही है। सर यहाँ पे बारिशें हुई हैं तो उसकी वजह से नेटवर्क नहीं ठीक है। चलो इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम अपने पास रखा करो, कोई सोल्यूशन भी बताया करो किसी चीज। चलो कोई नहीं सर, थोड़ा टाइम रहेगा। बोलते हैं रूम में भी सर, वो नॉइस है बहुत ज्यादा, समझ ही नहीं चलो आ कोई रही। ठीक है, सबको मौका मिल गया है, टेंशन ना लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो थीटा नोटेशन है, आवाज क्लियर है? है। यस सर। हाँ, थीटा नोटेशन में क्या होगा कि Yes, जो हमारा एफ ऑफ एन जो फंक्शन है दैट विल लाई इन बिटवीन टू फंक्शंस, C2 G2 ऑफ n और C1 G2 ऑफ n, यानी कि f ऑफ n विल बी ग्रेटर देन C2 G2 ऑफ n एंड लेस देन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड के दरमियान में एक वैल्यू होगी जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। मेडिकल नोटेशंस और एग्जांपल्स आप Yes, sir. इसकी देख सकते हैं। यू कैन सी YouTube, यू कैन सी गूगल इफ यू वांट टू। 3 बस बेसिक बातें ये बतानी थी कि आपके पास बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा नोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो आई थिंक विल क्लास हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे। विल कम टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सर। नो सर, क्वेश्चन Okay, कोई sir. नहीं सर। अल्लाह हाफिज। सर थोड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह हुआ हम आपसे पूछ लेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर एक रिक्वेस्ट थी सर।